हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रांशु सर में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। ये सीटेट ईवीएस की क्लास 4 है। इसके पहले 3 वीडियो हम बना के डाल चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मैथ्स बाय प्रांशु सर में और सीटेट की क्लास को देखिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ये क्लास 4 की वीडियो है हम डाल दी हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और मोस्ट रहने वाला है सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये नोट्स जो है कि और इस नोट से हमने 2 बार सीटेट क्वालिफाई भी किया है 72 अंकों के साथ। तो इसलिए आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक। और इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो आप सभी इस नोट्स को पढ़ें, देखें और सुनें, ठीक है। तो और इस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएं वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित करने वाला शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित करने वाला प्रश्न नकारात्मक प्रवृत्ति का है। यानी जो प्रश्न शिक्षार्थियों के चिंतन, यानी जो उनकी चिंतन क्षमता है सोचने की, वो क्या है, अगर वो प्रश्न उनको सीमित करता है तो प्रश्न क्या है, नकारात्मक है। नेक्स्ट आइए दूसरा, किसी क्रियाकलाप के लिए चाहिए कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। यानी किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए ईवीएस पर्यावरण में ये पेडागॉजी के भी क्वेश्चन हैं इसमें जो हमने डाल रखे हैं। तो इसके पहले हमने वीडियो में और पेपर्स को करा दिया है, ठीक। तो और बाकी वीडियो में बचे हुए पेपर को हम करवा रहे हैं। तो कह रहा है कि किसी भी क्रियाकलाप में के लिए चाहिए कि सभी प्रतियोगियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित हो। यानी किसी भी काम को करने के लिए सबका सहयोग होता है तो वो काम अच्छा होता है। तो यानी क्या चाहिए, अब ये बच्चों के दृष्टिकोण से बोला गया है, तो इसलिए सभी प्रतिभागियों यानी जो इसमें भाग लेने वाले बच्चे हैं उनके दृष्टिकोण से सबका सहयोग सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है। यानी जो प्राथमिक स्तर में पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाती है, प्राथमिक स्तर उसमें परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी परिभाषा पे जोर नहीं दिया जाता, रटवाने का काम नहीं होता है, और अमूर्त अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित। अमूर्त अवधारणाओं का मतलब है कि जो चीज़ मूर्त रूप यानी प्रत्यक्ष रूप में जो चीज़ दिखाई देता है वो मूर्त रूप में होता है, और जो चीज़ अमूर्त यानी जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, वो अमूर्त रूप से है। तो इस पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिक स्तर की पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं है, प्राथमिक स्तर में नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में बच्चे वही सीखेंगे जो देखेंगे, अर्थात मूर्त रूप। नेक्स्ट आइए, एनसीएफ 2005 में पर्यावरण की शिक्षा के संदर्भ में तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने को शामिल नहीं किया गया है। यानी एनसीएफ 2005 में पर्यावरण की शिक्षा के संदर्भ में तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने को शामिल नहीं किया गया है। पहला है हस्तपरक क्रियाकलाप, नहीं शामिल किया गया है। दूसरा क्या है, विषय के अनुरूप का उपागम को नहीं शामिल किया गया है। और पर्यावरण शिक्षा के पर्यावरण शिक्षा के अनुभव एवं संदर्भों से जोड़ना आदि। तो इन जो चीज़ें हैं ये चार, ये इन्हें शामिल किया गया है, इन्हें तो शामिल किया गया है। और इसके बाद कुछ देता है तो वो शामिल नहीं किया। हस्तपरक क्रिया का प्रोडक्ट यानी जो बच्चे अपने हाथ से करेंगे, विषय के अनुरूप कोई उपागम करेंगे, और पर्यावरण शिक्षा के अनुभवों एवं संदर्भों से जोड़ना। अनुभवों को प्राथमिक स्तर पर जोड़ा जाता है बच्चों के क्रियाकलाप से। प्राथमिक स्तर
में मानचित्र बनाने और समझने के लिए स्थानों के सापेक्ष स्थिति, दूरी, दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ। यानी प्राथमिक स्तर पे मानचित्र जब बनाना हो तो क्या क्या समझाना की आवश्यकता होती। पहला स्थानों के सापेक्ष की स्थिति, दूरी, दिशाओं की समझ, और तीसरा है प्रतीकों और स्केल अवलिक पैमानों की समझ। नेक्स्ट आइए, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए भौतिक एवं रासायनिक परिवेश के प्रति संवेदना खोजने का अवसर प्राप्त करना। यानी प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन यानी पढ़ाने के लिए, ईवीएस पढ़ाने के लिए भौतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदना खोजने का अवसर प्रदान करें। यानी बच्चे क्या करें, खोज प्रवृत्ति उनमें डेवलप हो, यानी स्वयं किसी चीज़ को क्या करें, ढूंढने का प्रयास करें, जिससे जो भी बच्चे स्वयं ढूंढेंगे उसमें बेहतर वो आसानी से समझ लेंगे। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय संगठन का एक महत्वपूर्ण संसाधन, सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये कोई क्वेश्चन है 30 अगस्त 2015 को, तब वो दुआ दिया है चली गई दूरी निकालना है, और डेट दिया है कि किस डेट में कितनी दूरी चली गई है। ठीक है, तो उसको सॉल्व किया गया। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी के बारे में एक ये जीएस का आपका क्वेश्चन भी बढ़िया हो गया ईवीएस के साथ साथ, कि उत्तराखंड पर्यावरण, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी भारत के एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 राज्यों में प्रभावित होती है। तो दिल्ली से चेन्नई जाते वक्त रास्ते में गंगा नदी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो रास्ता या वो राज्य नहीं पड़ता होगा, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में ही होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान यानी शीत मरुस्थल कहा जाता है। लेह लद्दाख की बात हो रही है, जिसमें लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 85 मिलीमीटर के लगभग है। तो लद्दाख को क्या बोला जाता है? भारत का ठंडा रेगिस्तान यानी शीत मरुस्थल। यह जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 85 मिलीमीटर यानी कितना है? 85 मिलीमीटर है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969, क्या डेट दिया है? 13 मई 1967 से 3 मई 1969 भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनकी कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म को कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पहला तो देखिए, जाकिर हुसैन कब से कब भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे? तो जाकिर हुसैन भारत के कितने से तीसरे राष्ट्रपति थे? जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। इनकी एक कहानी है उसी से ठंडा उसी से गर्म को कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट देखिए, लेह तथा लद्दाख के घरों की विशेषताओं में लकड़ी के फर्श, खिड़की विहीन निचली मंजिला, पत्थर, गारा और चूने से बनी दीवारें आदि शामिल हैं। तो लेह लद्दाख में घरों की विशेषताएं क्या क्या हैं कि लकड़ी के फर्श बने होते हैं, खिड़कियां भी विहीन होती है, निचली मंजिला इमारत, पत्थर और गारा तथा चूने से बनी दीवारें होती हैं। कहाँ की बात हो रही है? लेह लद्दाख की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, साबूदाना। आप लोग खाते भी होंगे साबूदाना, व्रत में फास्टिंग टाइम में खाया जाता है। साबूदाना एक खाद्य पदार्थ है। यह सैंगो नामक पौधे के तने के गूदे से बनता है। साबूदाना किससे बनता है? सैंगो नामक पौधे के तने के गूदे से बनता है। साबूदाना सफ़ेद तरह का होता है। नेक्स्ट आइए, भारत में नारियल उत्पादन प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं जहां भारत में नारियल उत्पादन किया जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कहाँ क्या होता है? ये भारत के प्रमुख नारियल उत्पादक क्या हैं? राज्य हैं। नेक्स्ट देखिए, बीज वाली सब्जी। टमाटर, चीकू, नाशपाती, भिंडी, करेला सब्जियां दे देता है और उसी सब्जियों के संग्रह में पूछता है कि कौन सी सब्जी है बीज वाली है, कौन बीज वाली नहीं है। तो टमाटर में भी बीज होता है, चीकू में भी होता है, नाशपाती में भी होता है, भिंडी में भी होता है, करेला में भी होता है और खीरा में भी होता है। लगभग सभी आप खाए ही होंगे। तो इन सब में क्या होता है? बीज पाया जाता है। ठीक, अब देखिए, साड़ियाँ और प्रदेश जहाँ बनाया जाता है, कौन से प्रदेश में कौन से साड़ियाँ मशहूर हैं, ये दिया गया है। पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश की मशहूर है, ये जहाँ बनाया जाता है। काजीवरम, काजीवरम कहाँ का है? तमिलनाडु का है काजीवरम। कंथा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है कंथा। और उड़ीसा, कंथा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों का है। चंदेरी मध्य प्रदेश की है। चंदेरी मध्य प्रदेश की साड़ी। एक बार फिर आप देखिए कि पोचमपल्ली कहाँ का है और कलमकारी, पोचमपल्ली और कलमकारी आंध्र प्रदेश की साड़ी है, मशहूर साड़ी। काजीवरम तमिलनाडु की है। कंथा कहाँ बनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है और उड़ीसा में बनाई जाती है। चंदेरी कहाँ बनाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की साड़ी है, यहाँ बनाई जाती है। अब देखिए त्यौहार के बारे में। प्रमुख त्यौहार कौन कौन से त्यौहार कहाँ कहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं? देखिए, प्रमुख त्यौहार और नृत्य और प्रदेश, यानी कौन सा त्यौहार किस प्रदेश में का प्रमुख है, यानी अच्छे से मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार असम में, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में कथक मनाया जाता है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस जिसे बोलते हैं, वो तमिलनाडु का है। लावड़ी लोकनाट्य शैली महाराष्ट्र का है। और यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का है। एक बार फिर देखिए, बिहू त्यौहार असम का है, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, शास्त्रीय डांस है क्लासिकल नृत्य, और लावड़ी लोक नृत्य शैली महाराष्ट्र का है, और यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? तो वो आपका कर्नाटक का है। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसी कारण एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। एस्किमो कनाडा व ग्रीनलैंड में टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। अब सुनिए एक बार फिर, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसी कारण एस्किमो अपने घर इग्लू, बर्फ से बने घर को क्या बोला जाता है? इग्लू। बर्फ से बने घर को इग्लू बोला जाता है। और बने घर इग्लू को
निर्माण बर्फ से करते हैं, उसी बर्फ से बने घर को इग्लू करते हैं। एस्किमो कनाडा व ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करते हैं। यानी एस्किमो कहाँ कहाँ निवास करते हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड व टुंड्रा प्रदेश में इस चीज़ को का निवास करते हैं। एक प्रकार की जनजाति है। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में रखा जाता है। इन फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो पोर्टफोलियो किसे कहा जाता है? शिक्षार्थियों द्वारा अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्टर और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एकत्र फोल्डर में रखा जाता है। इन फोल्डर की पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी उन्हीं फोल्डर को क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट देखिए, एनसीईआरटी द्वारा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ को शामिल पाठ हो, 2 बार हो गया है। शामिल पाठ को शामिल के कई कारण हो सकते हैं। इन कारणों में अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन में झांकने का अवसर देना, स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करना तथा स्त्री पुरुष लिंग आधारित भेदभाव की चुनौती देना आदि शामिल है। यानी देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, तो सुनीता विलियम्स जो है उन्होंने अंतरिक्ष में गया था। तो कह रहा है कि ये चैप्टर एनसीईआरटी की कक्षा 5 में शामिल करने का क्या उद्देश्य रहा होगा, चाहे था। तो इसका उद्देश्य ये था कि आप बाहर के जीवन के अंदर झांके। यानी बाहर का जीवन वही है जो पृथ्वी से परे अर्थात अंतरिक्ष में जीवन में झांकने के बारे में, अंतरिक्ष में मतलब क्या क्या होता है, ये विद्यार्थियों को समझाने यानी अवसर देने। स्पेसशिप के भौतिक स्थिति का वर्णन, यानी स्पेसशिप के भौतिक स्थिति का वर्णन उसमें किया गया है, तो ये विद्यार्थियों को जानने के लिए। तथा स्त्री पुरुष लिंग निर्धारण भेदभाव को चुनौती है। यानी उस यात्रा में स्त्री और पुरुष दोनों लोग आए थे, तो यह लिंग निर्धारण जो शामिल है समाज में कि कोई भी काम स्त्री और पुरुष एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इस चुनौती से परे चीज़ दिया गया है कि यहाँ बाहर कहीं किसी चीज़ में भेदभाव नहीं है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। एक और चीज़ कि ये काम जो पुरुष कर सकता है वो काम स्त्री भी कर सकती है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सीटेट 2016 का सितंबर या फरवरी दोनों इसमें है। 2 बार पेपर हो तो दोनों का अलग अलग ना करके एक ही में लिख दिए हैं। चील, गरुड़, गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देख सकते हैं। किसकी बात हो रही है? चील की, गरुड़ की, गिद्ध की, मनुष्य की। ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक। पृष्ठपोषण को क्या बोला जाता है? फीडबैक। फीडबैक यानी किसी भी काम को करने के बाद उस काम के बारे में एक रिजल्ट प्रदान करना, फीडबैक देना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ मात्र बच्चों के सीखने से संबंधित समझ प्रदान नहीं करेंगी। अतः यह कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यानी ठीक है, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ मात्र बच्चों को सीखने के लिए क्या काफ़ी नहीं है। अतः यह कथन आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यानी ये प्रक्रिया द्वारा कि किसी बच्चों को बोलें ठीक है, बहुत अच्छा,
ठीक ना। तो इससे बच्चे का आकलन क्या होगा, ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा या आकलन के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ठीक। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग प्रक्रमण कौशल में विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर अवलोकन करता है एवं उन वस्तुओं को नाम सहित चिन्हित अर्थात रिकॉर्डिंग करता है। यानी अवलोकन, अवलोकन मतलब कि देख के समझना, अर्थात रिकॉर्डिंग प्रक्रम कौशल में विद्यार्थी अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर अवलोकन करता है। कोई बच्चे अपने अगल बगल की चीज़ों को देखते हैं तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा उसी में समझते हैं एवं उन वस्तुओं को नाम सहित चिन्हित अर्थात रिकॉर्डिंग करता है। यानी उन बच्चों को एक बार देखने के बाद बच्चों गाय चल रही है, भैंस चल रही है, बकरी, पंछी, जो भी चीज़ देखते हैं तो उनका नाम सहित बुलाते हैं ना, या फिर पूछते हैं ना कि पापा मम्मी से कि ये क्या है, तो उनको जो समझ है वो विकसित होती है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति। पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय और प्रकृति के प्रयोग द्वारा संबंधित करती है। एक बार फिर देखिए, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और प्रकृति के प्रयोग द्वारा संबंधित करती है। नेक्स्ट, पेड़ों के पाल पेड़ों की पाल ही है, छाल तो नहीं होना चाहिए। पेड़ों की पाल लाभ, हाँ पाल लाभ की बात हो रही है, ये अलग चीज़ है। पेड़ों के पाल लाभ लिखिए जिसकी प्रकृति बंद अंत वाला अभिसारी है। यानी पेड़ों के पाल लाभ क्या है कि प्रकृति बंद अंत वाला अभिसारी है। दूसरा, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो, इसकी प्रकृति क्या है, मुक्त अंत वाला अपसारी, मुक्त अंत वाला अपसारी। अभिसारी का मतलब अंदर से होता है, किसी के बारे में उसके अंदर का वर्णन किया जाएगा। अपसारी मतलब कि बाह्य जगत के वर्णन या बाह्य चीज़ों का क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाता है। तो अभिसारी अपसारी में आप अंदर से कोई भी चीज़ में के अगर अंदर की उसके गुण के अंदर की विशेषता का वर्णन हो रहा है तो अभिसारी होगा, अगर उससे बाहर की बात हो रही तो वो अपसारी होगा। अच्छा, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों का आकलन निम्न रूप से किया जाता है। यानी पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों का आकलन कौन कौन विधि द्वारा किया जाता है, मौखिक परीक्षा द्वारा, ड्राइंग द्वारा, अवलोकन द्वारा और रिकॉर्डिंग द्वारा। यानी पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों का आकलन निम्न रूप में किया जाता है, मौखिक परीक्षाएं, ड्राइंग, अवलोकन, रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण अध्ययन किसी भी प्रकार का किया गया प्रयोग जो बच्चों के लिए हितकारी होता है, परिकल्पना कहलाता है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन किसी भी प्रकार का किया गया प्रयोग जो बच्चों के लिए हितकारी होता है, पर्यावरण अध्ययन पर किया गया प्रयोग। दूसरा देखिए, पर्यावरण अध्ययन में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से बचना चाहिए। यानी पर्यावरण अध्ययन में वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने से शिक्षार्थियों में वृक्ष संरक्षण की अवधारणा और संवेदनशीलता विकसित होगी। यानी कोई बच्चा अपने पौधा लगाता है
ये लगाने के लिए बोला जाता है, उसको अभी प्रेरित किया जाता है। तो इससे बच्चे में वृक्ष संरक्षण यानी उसके संरक्षण की अवधारणा पर संवेदनशीलता होगी, यानी उसके विषय में संरक्षण करने के विषय में, उसको सुरक्षित रखने के विषय में वह समझ विकसित करेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग करना आकलन का मतलब प्रयोग द्वारा आकलन करना एक क्या है, एक संकेतक है। इसे संकेतक के आकलन हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि हस्तपरक गतिविधि है। एक बार फिर देखिए, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। इसे संकेतक के आकलन हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि हस्तपरक गतिविधि है। कौन सी? हस्तपरक गतिविधि है। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं, इसको आप जानते ही थे। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली कहाँ होती? वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। इसमें जल का भंडारण यानी रखा जाता है, संरक्षण किया जाता है बचा के इकट्ठा करके। दूसरा, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है, यानी सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका समुदाय के रूप में उनका क्या प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उसका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों अर्थात जिन राज्यों में अत्यधिक कम वर्षा में होती है, यानी जो सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ियों का निर्माण या संरक्षण उसी राज्य में ज़्यादा होता है जिस राज्य में क्या होते हैं, वर्षा सामान्य से कम होती है। ये वर्ली जाति है, वो है वो, ठीक ना। वर्ली जाति कौन सी जाति? वर्ली जाति की। वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है। यहीं पर वर्ली जाति के आदिवासियों का निवास है और इनकी पारंपरिक कला ही वर्ली लोक कला है। क्या है? पारंपरिक कला क्या है? वर्ली लोक कला है। और वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र के कहाँ है? ठाणे जिले में हो गया। महाराष्ट्र के जिले में है? ठाणे जिला में। ये आदिवासी हैं जो निवास करते हैं। इनकी पारंपरिक कला क्या है? वर्ली लोक कला। नेक्स्ट, बाघ आप विषय में पढ़े ही होंगे, पहले ही पढ़े हैं कई बार। बाघ के सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और बाघ पर और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में दोनों में अंतर कर सकता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए बाघ के बारे में कि वायु द्वारा पत्ता हिल रहा है कि नहीं, कि जो हवा है या घास है वो किसी जानवर की वजह से हिल रही नहीं, ये दोनों में अंतर कर लेता है। अहमदाबाद से केरल अगर बाई ट्रेन आप जाते हैं तो बीच में पड़ने वाली सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में है। तो कौन सी, आगे भी क्वेश्चन ये बताए हैं कौन से घाट में? पश्चिमी घाट पर्वतों में है। नेक्स्ट देखिए, हम भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी हम किसके सापेक्ष उल्टे हैं? तो हम भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष क्या हैं? उल्टे हो सकते हैं। स्थिति में, स्थिति की बात हो रही है, अर्जेंटीना और हम दोनों लोगों, कोई आदमी अर्जेंटीना में खड़ा है, कोई आदमी इंडिया में खड़ा है, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति में विपरीत होंगे यानी उल्टे होंगे। पानी की सतह पर तेल डालने से यह ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। यानी यहाँ जहाँ पानी लगता है और पानी में मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर से मलेरिया होती है, बात आपको पता है।
तो पानी में जब भी मच्छर फैलते हैं तो क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है, जिससे उनकी जीविका चलती रहती है, ऑक्सीजन मिलता रहता है, जीवित रहते हैं। और जब उसमें केरोसिन ऑयल डाल दिया जाता है अक्सर, तो वो पूरे सतह पे फैल जाता है। पूरे सतह पे फैलने का मतलब कि तेल फैल गया तो तेल पूरा ढक दिया, यानी जो बाहर से ऑक्सीजन की आपूर्ति उनको अंदर मिल रही है सड़ने से, वो उनको नहीं होगी, जिससे क्या होंगे, वो उसमें प्रजनन नहीं होगा, यानी वो मर जाते हैं। चींटी, दीमक, ततैया। चींटी, दीमक तथा ततैया। वर्रा कीट। चींटी, दीमक तथा ततैया वर्रा कीट वर्ग के जंतु। किस वर्ग के जंतु हैं? वर्रा कीट। ततैया व चींटी, दीमक तथा ततैया वर्रा कीट वर्ग के जंतु है, जो प्रायः मधुमक्खियों की भांति बस्ती कॉलोनी में एक साथ रहते हैं, जबकि मकड़ी एराक्निडा वर्ग का जंतु है, जो मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। यानी मकड़ी एक साथ नहीं रहती। वो किस वर्ग का जंतु? एराक्निडा वर्ग का जंतु है, जो मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। अब देखिए, असम में गांव की प्रकृति। असम राज्य में गांव कैसे होते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। असम राज्य में गांव की प्रकृति। पहला, इस गांव में भारी वर्षा होती है। असम में बहुत वर्षा होती है। दूसरा, मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। यहाँ के मकान मजबूत बांस के खम्भों पे बने होते हैं। तीसरा, अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं, यानी अंदर से भी क्या होता है, ये लकड़ी के ही होते हैं। और चौथा देखिए, मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, यानी जो उनकी ऊंचाई ज़मीन से होती है वो 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और लास्ट देखिए, मकान की छतें ढालू होती हैं, यानी जो इनकी मकान की छतें क्या हैं, वो ढालू होती हैं, ताकि पानी उस पर ज़्यादा देर तक न रुके, क्योंकि यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है। ठीक, देखिए पॉइंट को देखते रहिएगा, आप लोग समझते रहिएगा। कुडुक। कुडुक की बात हो रही है। यह एक भाषा है जो उवांव। क्या है? यह एक भाषा है जो उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। कुडुक क्या है? एक भाषा है। कुडुक क्या है? एक भाषा है जो एक उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसीलिए इस भाषा को उरांव भाषा भी कहा जाता है। अब एक बात और पता चलेगा कि उरांव जनजातियाँ कहाँ कहाँ रहते हैं? बिहार में, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ये आपका एक जीएस का क्वेश्चन तैयार हो गया कि अच्छा, कुडुक क्या है? उरांव जनजातियों की द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार थीम क्या क्या है? पर्यावरण की थीम। पहला, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में परिवार, यानी एनसीएफ 2005 के थीम में पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में परिवार को जोड़ा गया है। किसको? परिवार को। दूसरा, मित्र और आसपास का वातावरण इसमें सम्मिलित किया गया है। तीसरा, आवास, भोजन, जल, यात्रा और कुछ न कुछ करना व बनाना शामिल किया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो थीम बना है उसमें पर्यावरण, पहला है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में परिवार। दूसरा है मित्र और आसपास का वातावरण। तीसरा है आवास, भोजन, जल तथा यात्रा और कुछ करना व बनाना शामिल है। नेक्स्ट देखिए, विषय वस्तु थीम आधारित उपागम विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। विषय वस्तु थीम आधारित उपागम
विषय व सीमाओं को नरम सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, यानी रटकर नहीं सीखना चाहिए, इसके लिए डांटना चाहिए, उत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका देना चाहिए। बच्चे खुद प्रश्न करेंगे गलत या सही तो उनके अंदर तर्क विकसित होगा और खोजने का मौका देना चाहिए। जो बच्चे खुद न खुद अपने मन से कोई चीज़ को ढूंढे, यानी खोज प्रवृत्ति बच्चों में होनी चाहिए। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की बात हो रही है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियो बना सकें और आपके पढ़ने में अच्छा सहयोग कर सकें। और ये प्रैक्टिस सेट है जो पेपर सीटेट के आए हैं। हम 10 वर्ष से अधिक का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को सॉल्व कराएंगे, जिसमें आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। इसमें सब्जेक्ट और पेडागॉजी दोनों चीज़ें शामिल हैं। एक वीडियो को कई बार देखें, समझें। ये वही चीज़ हैं जो पर्यावरण अध्ययन के दृष्टिकोण से सही है, चाहे पेडागॉजी हो चाहे वो पेडागॉजी के बाद के 15 क्वेश्चन के आंसर हो EVS वाले। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।